हेलो एवरीवन, आज मैं स्नोड्रॉप का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो 8th एपिसोड स्टार्ट होता है थोड़ा पीछे से। हमें दिखाया जाता है कि चैंग सू वापस ऑफिस लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक कॉल आती है जिससे उन्हें उनके बेटे के बारे में पता चलता है और वो फ़ौरन से अपनी कार हॉस्पिटल की तरफ टर्न कर लेते हैं। उनके पीछे जा रहा ताइल सोचता है कि आखिर अब ये कहाँ जा रहा है। चैंग सू अब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर योंग यू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो चैंग सू से कहता है कि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं जीसू का हमेशा ख्याल रखूंगा। प्लीज़ मुझसे वादा करिए कि आप मेरी जीसू का ख्याल रखेंगे। चैंग सू कहते हैं मैं ज़रूर रखूंगा, पर पहले तुम ठीक हो जाओ। तो ये थे योंग यू के कुछ आखिरी शब्द। इसके बाद ही योंग यू की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है। ली एक स्काल्पेल की हेल्प से अपनी रस्सियाँ खोल लेते हैं और जब ली सीढ़ियों से उतर रहा था तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर ली जल्दबाजी में डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है, जो हर तरफ चेक कर रहा होता है। जिसे देखकर ली हड़बड़ी में ऑफिस के और भी ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, लेकिन आगे का डोर लॉक था। तभी उन्हें वॉल पर एक की लगी हुई नज़र आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैफेटेरिया में हम देख पाते हैं कि जीहून की आंख लग गई होती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर डायरेक्टर फ्लावर वास से वॉकी टॉकी निकालकर वॉशरूम में चली जाती हैं और वॉकी टॉकी को ऑन करके कहती हैं राइन बोल रही हूँ, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है। दूसरी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता और इसी के साथ सीन अप शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो अपने भाई की मौत की खबर सुनकर फ़ौरन से नीचे की तरफ भागती है, लेकिन सोहू उसे रोकता है क्योंकि सीढ़ियों पर वो भी वायर्स लगे हुए थे। जीसू यहाँ पर बिल्कुल टूट चुकी थी। वो सोहू को थप्पड़ मारते हुए कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ है। आखिर उसके भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या किया था उसने। ये सारी बातें कहकर जीसू सोहू को मारने लग जाती है और मारते मारते बेहोश हो जाती है। इनका शोर शराबा सुनकर डायरेक्टर फ़ौरन से वॉकी टॉकी को पेपर में लपेट कर वहीं डस्टबिन में रख देती हैं और फ़ौरन से बाहर निकल आती हैं। वहीं अब हम ली को देख पाते हैं जो कि उसी सीक्रेट रूम में होता है। रूम के अंदर बहुत सारे डिवाइस और हर रूम के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। ली बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आखिर ये सब किस लिए है। ली वहाँ पर रखी कुछ डायरीज पढ़ने लग जाता है जिसमें रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे कि रूम नंबर 207 की लड़कियों ने कब क्या किया है और ये भी कि जीसू ओपन हाउस में एक लड़की को लेकर आई थी जिसने उसे एक नेकलेस भी दिया है। अब यहाँ पर डायरेक्टर ये सारे रिकॉर्ड्स क्यों इकट्ठा कर रही थी ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो अब इसके बाद ली वहीं पर रखे हेडफोन्स को लगा लेता है जिससे उसे सोहू और जो की सारी बातें सुनाई देने लग जाती हैं, क्योंकि लिविंग एरिया में टेबल के नीचे माइक्रोफोन लगा हुआ था। न्यूज़ देखकर जो कहता है कहीं वो लोग अपनी बात से पलट ना जाएं, क्योंकि डायरेक्टर के बेटे की मौत हुई है। सो कहता है बाकी की जगह पर भी बॉम्ब सेट कर दो, अगर उन्होंने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम सब कुछ उड़ा देंगे। ली इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद वापस से अपने रूम में पहुंचता है और सीक्रेट रूम की चाबी को वो अपने शूज़ में छुपा लेता है। फिर जब ली अपनी रस्सियाँ सेट कर रहा था तब भी सोहू वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सोहू ली का पॉकेट चेक करता है और स्काल्पेल निकाल कर अपने पास रख लेता है। अब सोहू ली को दोबारा से बांध कर कैफेटेरिया में ले जा रहा था। तभी ली उससे कहते हैं तुम्हें ली सियोंग के बारे में पता है, जो प्रेसिडेंट को मारने के लिए आया था। यहाँ पर उसे किसी से प्यार हो गया और अब वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तुम्हें भी किसी से प्यार व्यार करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारनी चाहिए। सो कहता है अगर तुम उस लड़की के साथ हंसी खुशी जीना चाहते हो तो ये गलती दोबारा मत करना। सोहू यहाँ पर हाना की बात कर रहा था। ली कहता है अरे वो तो बस उसकी कलीग है और कुछ नहीं। तो अब सोहू ली को कैफेटेरिया में भेजकर जीसू के पास आता है। सुजिन उसे बताती है कि उसने जीसू को नींद का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ा सा सोने के बाद वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद सुजिन सोहू को रूम के बाहर ले जाती है कुछ बात करने के लिए। सुजिन सोहू से पूछती है जीसू वही लड़की है ना जिसने तुम्हें डॉर्मेट्री में छुपाया था। सोहू कहता है हाँ। सुजिन कहती है मैं समझ सकती हूँ, फिर तो तुम उसके कर्ज में डूबे होगे क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोहू जवाब देता है कि जीसू के लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है।
सुजिन कहती है तब ठीक है। आगे सोहू सुजिन से पूछता है कि आखिर उनकी पार्टी ने 10 दिन बाद ही उन्हें यहाँ से निकालने का प्लान क्यों बनाया। सुजिन कहती है मुझे लगा तुम बड़े होशियार जासूस हो और तुम्हें यह बात पता होगी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जीहून और जो मिलकर कैफेटेरिया में बॉम्ब सेट कर रहे थे। ये देखकर बुन डायरेक्टर के पास आती है और कहती है कि ये लोग बॉम्ब क्यों सेट कर रहे हैं, क्या अब ये लोग हम सबको मारने वाले हैं। डायरेक्टर कहती हैं तो अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। फिर बुन कहती है कि जीसू भी गायब है। सो तो उसे पहले से ही स्पेशल ट्रीट कर रहा था, ज़रूर उसने जीसू को चुपके से रिलीज़ कर दिया होगा। डायरेक्टर फाइनली सभी को बता देती हैं कि जीसू बेहोश हो गई थी अपने भाई की मौत की खबर सुनकर, इसलिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब हम चैंग-सू को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे की मौत से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। चैंग-सू की वाइफ आकर उन्हें झूठी हमदर्दी देते हुए उन्हें संभालती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बुरे सपने की वजह से जीसू की आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, जिसकी वजह से जीसू को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। वो सांस ले सके इसलिए सुजिन जीसू की शर्ट का बटन खोल देती हैं, जिससे सोहू का दिया हुआ नेकलेस बाहर आ जाता है और सुजिन उसे ये देख लेती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुजिन सोहू से कहती है क्या तुम ये नेकलेस मुझे बेच सकते हो। सोहू कहता है नहीं, ये मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहू न्यूज़ देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि योंग यू पेट्रोल ड्यूटी पर जाने से पहले जीसू के लिए एक लेटर लिखने वाला था जो कि वो कभी लिख ही नहीं पाया। सोहू टीवी ऑफ करके जैसे ही पीछे पलटता है तो जीसू खड़ी हुई थी। सोहू जीसू के पास आकर उसे वापस रूम में जाने को कहता है। जीसू कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे एक लास्ट बार अपने भाई को देखना है। सोहू उसे पकड़कर वापस से कैफेटेरिया में भेज देता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ताइल अपनी वाइफ के साथ योंग यू के फ्यूनरल में पहुंचता है। यहाँ पर मिस्टर पार्क भी आए होते हैं। मिस्टर पार्क एमिन पार्टी के नंबर 1 पोजीशन के कैंडिडेट हैं। वो चैंग-सू को हौसला देते हैं कि उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। मिस्टर पार्क को चैंग-सू के इतने करीब देखकर ताइल जेलस हो जाता है और पार्क से कहता है कि वो हान का केस संभाल लेगा, उन्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पार्क ताइल को डांटते हुए कहते हैं ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम किसी के फ्यूनरल पर आए हैं। डांट खाकर ताइल और उसकी वाइफ दोनों ही शर्म से लाल हो जाते हैं। अब ताइल और उनकी वाइफ फ्यूनरल से वापस घर पहुंचती हैं। ताइल की वाइफ कहती है कि आखिर चैंग-सू और मिस्टर पार्क इतने करीब कब से आ गए। पार्क तो चैंग-सू से बोलना भी पसंद नहीं करते थे। ताइल की वाइफ फिक्र करने लग जाती है कि कहीं पार्क प्रेसिडेंट बन गए तो ताइल की पोजीशन कहीं गिर न जाए। ताइल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुप बैठो। पार्क सिर्फ कुछ वोट चाहता है जो कि उसे चैंग-सू को सिंपैथी देकर मिल सकते हैं। आगे ताइल की वाइफ कहती है कि तुम्हें भी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक चैंग-सू 13 लड़कियों का सेक्रीफाइस नहीं कर देता तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। ताइल ये बातें सुनकर अपनी वाइफ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को ज्योतिषी के पास जाने से मना किया था। वहीं अब हम चैंग-सू की वाइफ को देख पाते हैं जो कि चैंग-सू से छुपकर चीफ से बातें कर रही होती है। दरअसल चैंग-सू की वाइफ ये बात पब्लिक करना चाहती थी कि चैंग-सू ने अपने बेटे को मिलिट्री में भेजा कंट्री को सर्व करने के लिए। इससे लोगों के बीच चैंग-सू के लिए सिंपैथी बढ़ेगी कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं और फिर लोग उनके लिए वोट करेंगे। कितना दिमाग चलाती है ना ये औरत। खैर, चीफ कहते हैं फिक्र मत करिए, हम कल की अनाउंसमेंट में इस बात को भी ज़रूर शामिल करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि सोहू किसी काम से रूम नंबर 207 में जाता है, जहाँ पर उसे एक वोलन स्कार्फ नजर आता है, जिसे देखकर सोहू को याद आता है कि ये तो जीसू को उसके भाई ने दिया था। सोहू ये स्कार्फ ले जाकर जीसू को दे देता है, जिसे गले लगाकर जीसू काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। अब अगले दिन सभी लड़कियाँ ब्रेकफास्ट ले रही होती हैं। जीसू की फ्रेंड्स भी ब्रेकफास्ट लेकर उसके पास आती हैं, लेकिन जीसू कुछ भी नहीं खाती क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं था। किचन के अंदर मिस्टर किम जीहून से कहते हैं कि उसे ली को खोल देना चाहिए ताकि वो भी ब्रेकफास्ट कर सके। जीहून परमिशन दे देता है। फिर किचन वाली आंटी बहाने से जीहून को बाहर ले जाती हैं, जिसके बाद मिस्टर किम, ली और बुन एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर ली इन दोनों से डायरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करता है। ली कहता है मुझे समझ नहीं आया, जब हम डॉर्मेट्री में सर्च करने आए थे तो डायरेक्टर ने हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया था। बुन कहती है हाँ, अजीब तो मुझे भी लगा था,
उन्हें सर्च करने देना चाहिए था। खैर, वैसे भी उनके बारे में बहुत सारी अजीब बातें हैं। ये पूछता है जैसे कि क्या? बुन बताती है कि हर महीने के एक दिन डायरेक्टर कहीं जाती हैं। वो सुबह में निकलती हैं और रात को बिल्कुल थकी हुई लौटती हैं। बस यही नहीं, मिस सॉन्ग ने सुसाइड करने से पहले एक दिन पहले ही डायरेक्टर की फोटो भी देखी थी। यहाँ से आगे की स्टोरी किम बताते हैं और हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। दरअसल फॉर्मर डायरेक्टर मिस सॉन्ग को कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो रिजाइन कर रही थी। तो यहाँ पर मिस पाई को असाइन किया जाता है एज अ न्यू हॉल डायरेक्टर। लेकिन इस बात से मिस सॉन्ग ज़रा भी खुश नहीं थी। उन्होंने मिस पाई का रिज्यूमे वगैरह चेक किया था और उनके हिसाब से मिस पाई हॉल डायरेक्टर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। तो इसी बात के अगले दिन ही मिस सॉन्ग ने सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ पर डायरेक्टर के पीछे भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो कि हमें आगे ही पता चलेंगे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एजेंट्स मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे और एक एजेंट ने तो तीनों जासूसों का स्केच भी बना रखा था। एक एजेंट स्केच को देखकर कहता है थोड़ा इन लोग के फेस पर स्कार विस्कार बनाओ ताकि ये लोग बैड गाइज लगें। तभी यहाँ पर हाना आती है और बोर्ड पर लगे 7 जासूसों की स्केच को देखकर पूछती है 7 क्यों? अंदर तो सिर्फ 3 जासूस हैं। एजेंट बताता है कि यहाँ पर उन्होंने 4 लोगों को इस वजह से ऐड किया है ताकि लोगों को लगे कि हॉस्टल के अंदर 7 जासूस हैं, वरना उनका नाम खराब होगा कि वो लोग सिर्फ 3 जासूसों को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाना ये बात सुनकर गुस्से में चीफ के पास जाती है जो कि स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाना उनसे कहती है तुम लोगों को स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसने पूरे हॉस्टल में बॉम्ब सेट कर रखे हैं, एक बटन प्रेस करने पर पूरा हॉस्टल उड़ जाएगा। हमें स्टूडेंट्स को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। चीफ हंसते हुए कहते हैं कि अंदर डायरेक्टर की बेटी है, तुम्हें लगता है कि वो हॉस्टल को उड़ा सकता है? डायरेक्टर की बेटी? हाना को बात समझ नहीं आती। चीफ कहते हैं जितना कम जानोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है और चीफ रटी रटाई कहानी प्रेस को बताने लग जाते हैं। यहाँ पर हाना भी आती है और एक रिपोर्टर जिसका नाम गाल होता है उसके बगल में बैठ जाती है। हाना कहती है एक केस है, उसकी जड़ तक पहुँचना है, साथ दो गई। रिपोर्टर कहता है कैसा केस है? हाना बताती है होसू यूनिवर्सिटी का, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहू और सुजिन बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ में बताया गया था कि डॉर्मेट्री के अंदर 7 जासूस हैं। इस पर सोहू कहता है ये जानते हैं कि हम सिर्फ 3 हैं, फिर भी इन्होंने प्रेस में 7 बताया है। क्या हमें अभी भी इन पर भरोसा करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए? सुजिन कहती है कि ये बस इस बदनामी से बचना चाहते हैं कि 100 मिलिट्री ऑफिसर्स मिलकर भी 3 जासूसों को नहीं पकड़ पा रहे। आगे सुजिन कहती है कि 30 लड़कियों को और रिलीज कर दो क्योंकि अभी हमें 9 दिन गुजारने हैं। जितने लोग रहेंगे उतना मुश्किल होगा उन्हें संभालना। अब सोहू कैफेटेरिया में आता है और सभी से कहता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता और इस बात को प्रूव करने के लिए वो आज 30 स्टूडेंट्स को रिलीज करेगा। सोहू अब डायरेक्टर को बुलाता है नाम पुकारने के लिए। हायरंग और उसकी दोस्त काफ़ी खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिस्ट में उनका नाम तो ज़रूर होगा। अब पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है और हम देख पाते हैं कि जीसू और उसके किसी भी रूममेट्स का नाम लिस्ट में नहीं था। हायरंग कहती है कितना एहसान फरामोश है ये, हमने इसके लिए कितना कुछ किया और ये हमें रिलीज नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम सोहू को देख पाते हैं जो कि कॉल पर ताइल को बताता है कि वो आज ही 30 स्टूडेंट्स को रिलीज कर रहा है। ताइल कहता है अनाउंसमेंट के तुरंत बाद तुम उन्हें कैसे रिलीज कर सकते हो? सो कहता है उनके बदले में हमें कुछ सप्लाईज चाहिए। ताइल जवाब देता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब भेज दूंगा, बस तुम स्टूडेंट्स को रिलीज मत करो। सोहू बिना आगे की बात सुने ही कॉल को कट कर देता है। अब अगली सीन में हम बुन को देख पाते हैं जो कि किचन में हॉट वाटर लेने के लिए आई थी। तभी उसकी नज़र जाती है शेल्फ के अंदर रखे बैग पर। बुन उस बैग को बाहर निकाल लेती है। बैग के अंदर हथियार और पैसे थे। बुन उस बैग को वापस जगह पर रखने वाली थी, तभी वहाँ पर किम का बेटा आ जाता है जो कि पैसों के साथ साथ एक गन भी चुरा लेता है। बुन उसे मना करती है लेकिन वो कहता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये सब किसने चुराया। बुन कहती है मैं बताऊंगी। इस बात पर किम का बेटा उसे धमकी देने लग जाता है और तभी जो यहाँ पर आ जाता है, जो पैसे वापस छीनकर किम के बेटे को खूब मारता है और मारते हुए उसे बाहर लेकर आता है। किम के बेटे के पास गन थी जिससे वो जो को गन पॉइंट पर ले लेता है।
किम का बेटा गन चलाता है लेकिन उसमें से गोली नहीं निकलती, जिसके बाद जो उसे और भी ज़्यादा मारता है। अपने बेटे को मार खाते हुए देखकर किम बीच में आ जाते हैं, लेकिन जो तब भी नहीं रुकता और किम को भी मारता है। तभी ली काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर उसे रोकता है। शोर शराबा सुनकर सोहू वहाँ पर पहुँचता है और इस मामले को शांत करता है। अब ली, किम और किम के बेटे को प्रेयर रूम में बांध दिया जाता है, जो कि जाने के बाद ली अपनी रस्सियाँ खोल लेता है। फिर वो किम को भी खोलता है। तब किम उससे कहते हैं, मैं तुम्हें बाहर निकलने का एक रास्ता बताता हूँ, प्लीज़ मेरे पागल बेटे को भी अपने साथ ले जाओ। दरअसल प्रेयर रूम में मौजूद मिरर के पीछे भी एक सीक्रेट रास्ता था, जो कि बेसमेंट में उसी एग्जिट से जुड़ा हुआ था। ली का बेटा जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो किम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ली अकेले ही जाता है और एग्जिट से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर बैकअप टीम उस पर हमला करने लग जाती है। ली उन्हें रोकते हुए बताता है कि वो एक एजेंट है। बैकअप टीम फौरन से चीफ को इन्फॉर्म कर देती है कि एक एजेंट एग्जिट से बाहर आया है और उन्हें अपने साथ अंदर चलने को बोल रहा है। ताइल कहता है उस एजेंट को वापस अंदर भेज दो और कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। बैकअप टीम ली पर फायरिंग करके उन्हें वापस अंदर जाने पर मजबूर कर देती है। वहीं जो और सोहू फायरिंग की आवाज़ सुनकर प्रेयर रूम में पहुंचते हैं और किम को मारकर पूछते हैं कि ली कहाँ गया। किम उस सीक्रेट रास्ते के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद जो और सोहू फौरन से एग्जिट की तरफ भागते हैं। वहीं ली, जो कि वापस आ रहा था, उन्हें इनके कदमों की आवाज़ मिलती है और वो छुप जाता है। जो और सोहू एग्जिट डोर के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वहीं ली उसी सीक्रेट रूम में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर ली रिकैप करके रिकॉर्डिंग सुनने लग जाता है और हमें सोहू और सोजिन के बीच में हुई पूरी कॉन्वर्सेशन जानने को मिलती है। सोहू समझ जाता है कि 10 दिन बाद साउथ कोरिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसलिए उन्हें 10 दिन बाद रिलीज़ किया जाएगा। सोजिन आगे बताती है कि उसे डायरेक्ट पार्टी की तरफ से ऑर्डर मिला सोहू और उसकी टीम को वापस नॉर्थ भेजने के लिए। ये बात ही सबूत है कि पार्टी के लिए वो लोग कितना मायने रखते हैं। इनकी बातें सुनकर ली को पता चलता है कि सोजिन भी एक नॉर्थ की जासूस है। ली अब यहाँ पर सारा का सारा फंडा समझ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब अगले सीन में हम सोहू को ताइल से बात करते हुए देख पाते हैं। सोहू पूछता है कि फायरिंग क्यों हुई थी। ताइल कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुम लोग एक एजेंट को नहीं संभाल पाए, वो बाहर भाग आया था और हमने उसे वापस अंदर भेज दिया। आगे ताइल कहता है अब से उस पर नज़र रखना ताकि ये दोबारा से ना हो, बस 9 दिन की बात है, फिर हम तुम्हें वापस नॉर्थ भेज देंगे। अब हम देखते हैं कि ली सीक्रेट रूम से बाहर आता है, जहाँ पर उसका सामना जो से हो जाता है। इनके बीच हाथापाई होती है और ली चो पर भारी पड़ने लगता है। तभी सोहू आकर इस लड़ाई को यहीं पर रोकता है। अब जो ली को बांधकर सोहू के सामने लाता है और ली यहाँ पर सोहू को सारी बातें बताता है कि 10 दिन बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। हान के केस को दबाने के लिए पार्टी होस्टेज सिचुएशन को इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन होते ही मुझे, तुम्हें और इस हॉस्टल में मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाएगा। ना तुम वापस नॉर्थ जाओगे और ना ही स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जाएगा। पार्टी सिचुएशन का यूज़ कर रही है हान के केस को दबाने के लिए। सोहू को ली की एक भी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि उसकी पार्टी ऐसी नहीं है। उसकी पार्टी अपने एजेंट्स को बच्चों की तरह मानती है और वो हमें इस तरह से मरने के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे। ली कहता है अपनी आंखें खोलो, तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें यूज़ किया जा रहा है। पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, ना कि हमारी जान से। सो कहता है अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी पार्टी के लिए मरने को भी तैयार हूँ। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियाँ अपना लंच ले रही थी। यहाँ पर जीसू मौका देखकर ली के पास आती है और उससे कहती है हमें रेस्क्यू कब किया जाएगा, मुझे अपने भाई से मिलना है। ली कहता है जल्दबाजी मत करो, पूरे हॉस्टल में बॉम्ब सेटअप है जिसका कंट्रोलर सोहू अपने पॉकेट में रख कर घूम रहा है। थोड़ी सी गलती सबकी जान ले सकती है। ली आगे भी कुछ कह पाते तभी जो इन्हें बात करते हुए पकड़ लेता है। जीसू से कहती है कि उसे वॉशरूम के लिए जाना है। जो अब जीसू को वॉशरूम के पास लेकर आता है। तभी यहाँ पर सोहू भी आ जाता है और वो जो को वापस से कैफेटेरिया में भेज देता है। सोहू यहाँ पर ध्यान देता है कि जीसू की ड्रेसिंग काफ़ी गंदी हो चुकी है, इसलिए वो उसे मेडिकल रूम में ले जाता है ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। ड्रेसिंग करते वक्त जीसू पूछती है तुमने पेपर प्लेन क्यों रखा था और तुम यहाँ वापस क्यों आए।
सोहू कहता है एजेंट्स उसके पीछे पड़े हुए थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। आगे सोहू कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के मरने का दुख है। हम 9 दिन बाद वापस चले जाएंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। ये बातें कहकर सोहू जाने वाला होता है, तभी जीसू उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है प्लीज़ मत जाओ। सोहू भी फिर जीसू को यहाँ पर गले लगा लेता है। और पता है, यहाँ पर मुझे लगा कि बस जिस पल का इंतज़ार था वो आ गया, इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। लेकिन नहीं, राइटर जी हम व्यूवर्स को और इंतज़ार कराना चाहते हैं। जीसू सोहू के पॉकेट से कंट्रोलर निकाल कर उसे पुश कर देती है। ये सब जीसू की चाल थी कंट्रोलर लेने के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।